हेलो स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ी थी। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो हमको जानने ज़रूरी हैं, तो हम पहले उनकी स्टडी कर लेते हैं कि भाई प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हमारे आते हैं वो सारे सॉल्वेंट्स जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स is a solvents that has hydrogen atom bond to an oxygen। मतलब वो सारे सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से बॉन्ड हो, ऑक्सीजन से मिला हुआ हो। उन सब में जैसे कि अपने H2O, इसमें भी HOH आयन होता है ना। तो और ये इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ये सब हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि भाई प्रोटिक सॉल्वेंट्स करते क्या हैं, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉल्वेंट्स रेडिली डोनेट प्रोटॉन्स टू रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है, अभिकारक है, उसको H+ प्रोटॉन देते हैं, है ना। जैसे ये HOH है, अगर हम बात करें तो यहाँ से इसमें मेथेनॉल में बात करें तो मेथेनॉल में CH3O, तो O- हाइड्रोजन निकल जाएगा तो O- की फॉर्म में होगा, और फिर ये H+ की फॉर्म में अगर बाहर निकल जाता है, तो ऐसे करके ये इस प्रोटिक सोल्यूशन का काम करते हैं, प्रोटॉन देने का काम करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन देंगे कहाँ से। तो ये सब हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आते हैं, जैसे NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, जैसे DMF इसकी शॉर्ट फॉर्म। फिर आता है अपना एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल में भी क्या, ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है बिल्कुल भी। और फिर हम बात करें डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये भी किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भाई जैसे ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में। तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे। जैसे HOH है, CH2OH है, मतलब OH डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, तो वो सब अपने प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे, ठीक है। फिर और बात करते हैं भाई एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो टाइप की होती है। तो ईवन रिएक्शन कैसे होती है उसमें बात करें, तो ईवन रिएक्शंस बात करें तो उसमें वीक बेस, भाई जो वीक बेस होगा, तो जैसे हमने एसिड और बेस 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो जो वीक बेस होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, और एसिड नेचर जो होगा वो प्रोटॉन देंगे, तो वो प्रोटिक सोल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि E1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। यहाँ पे E1 है वो यूनिमोलिकुलर के लिए आ रहा है, जैसे उसे SN1 में 1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आता था, यहाँ पे E1 यूनिमोलिकुलर के लिए आ रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि भाई इट इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें एक स्टेप तो इसका आयनाइजेशन, आयनीकरण, और दूसरा होता है डीप्रोटोनेशन, मीन्स विप्रोटोनीकरण। अब ये देखो कि भाई E1 टिपिकली टेक्स प्लेस विद टर्शरी एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन ज़्यादातर टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ होती है। अब हम इसकी स्टडी करें तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, और ये Br अटैच्ड है। तो मेन चीज़ E1 और E2 में आप ये जो हाइड्रोजन है और ये Br है, आप इन दोनों को ही देखते रहना। E1 और E2 में डिफरेंस आपका यहीं से निकल के आएगा कि फर्स्ट जैसे कि ये अपना प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में भी जब जैसे भी अपना K+ बाहर निकल जाता है तो O- बन जाता है। K+ आयन बाहर निकल गया, O- बचा, तो O- जो है वो इससे अटैच होने की कोशिश करेगा, इस मॉलिक्यूल से अटैच होने की कोशिश करेगा इस हाइड्रोजन से। तो जैसे कि हम बात करें, और ये हाइड्रोजन से अटैच होने की कोशिश करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, देखो
जैसे कि इसने यहाँ, जैसे ये हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली ये इससे अटैच होने की कोशिश कर रहा है और ये वाला बॉन्ड कमज़ोर पड़ता जा रहा है, ठीक है। और फिर जैसे इधर जो बी आर है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये बी आर निकल गया, फर्स्ट तो ये बी आर निकला है, फर्स्ट ये बी आर निकला तो इधर कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये हुई कि भाई इसमें बी आर निकला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, बी आर फर्स्ट तो बी आर निकला है, और फिर देन हाइड्रोजन, फिर सेकंड क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ रहा है। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेप में। भाई फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो है, अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में देखो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, है ना, ये कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हुआ है और ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, तो ये एक कंडीशन बनाएगा जिसमें जैसे ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे या ना तो नए बॉन्ड बन रहे हैं ना पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो कार्बोकैटायन है इस पर अभी भी उपस्थित है। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ये पूरी तरह क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। भाई ये प्लस ये यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे इसमें माइनस चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे तो इस पर माइनस। अब जब इस पर माइनस आ गया, है ना, जब इस पर माइनस आ गया, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये जो माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड का और फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो कार्बन, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जो प्रोटॉन था ये H प्लस वी प्रोटोनीकरण क्या था भाई, जैसे प्रोटोनीकरण हुआ तो मतलब प्लस आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो प्लस आयन का जैसे अपन बात करें तो जो प्रोटॉन निकला K प्लस निकला, तो प्रोटोनीकरण तो वो हो गया आयनाइजेशन, है ना, आयनाइजेशन, तो उधर तो प्रोटॉन बना। लेकिन वी प्रोटोनीकरण डी प्रोटोनेशन क्या होता है, डी प्रोटोनेशन में जैसे कोई प्रोटॉन है जैसे H प्लस है तो H प्लस से अगर अपन Cl माइनस जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, वी प्रोटोनीकरण, मतलब इसका प्रोटोनिक नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोटोनिक नेचर किसका ख़त्म हुआ है, प्रोटोनिक नेचर इस जो मॉलिक्यूल से हमारा इसका ख़त्म हुआ है ना, इस पर क्या है हाइड्रोजन ऐड हो गई तो इसका प्रोटोनिक नेचर ख़त्म हो गया, तो वी प्रोटोनीकरण डी प्रोटोनेशन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो इसमें एक बात ये याद रखना कि पहले तो बी आर निकला है, फिर बाद में हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग हुई है और फिर डबल बॉन्ड का लास्ट में फॉर्मेशन हुआ है। और ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन और सेकंड स्टेप विद डी प्रोटोनेशन। अब फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। नेक्स्ट कि भाई E1 जो E1 है इसके बारे में कि E1 टिपिकली टेक प्लेस विद टर्शरी एल्किल हैलाइड, टर्शरी एल्किल हैलाइड ज़्यादातर ये रिएक्शंस देते हैं, है ना। फिर बात करते हैं कि द रिएक्शन रेट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड, रिएक्शन ओनली फॉर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहती है, यूनिमोलिकुलर नाम इसका इसलिए पड़ा है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं फेवर द प्रोटिक सॉल्वेंट असिस्ट आयनाइजेशन लिविंग ग्रुप, मतलब जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वही ये इस आयनाइजेशन को मतलब लिविंग ग्रुप को निकालने में ज़्यादातर काम देते हैं, जैसे यहाँ पे बी आर लिविंग ग्रुप निकला है। फिर बाद में बात करते हैं कि रिएक्शन एज यूजुअली ओक्योर इन एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, और ये ज़्यादातर रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में और हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और ये रिएक्शन हमने देख ली। अब इसी के बेस्ड पे हम E2 रिएक्शंस देखेंगे। E2 रिएक्शंस क्या है, तो E2 रिएक्शंस की बात करें तो E2 रिएक्शन को बोलते हैं E2 स्टैंड फॉर द बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स वन स्टेप मैकेनिज्म इन द विच कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स ब्रेक टू फॉर्म डबल बॉन्ड। इट मीन्स अब यहाँ पे देखो बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में तो ये पता चल गया भाई बाई यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी, एक तो अपना एल्किल ग्रुप और दूसरा प्रोटोनिक ग्रुप। तो हम बात करें अब इसी को ही, और ये क्या होगा एक ही स्टेप में होगा, ये जो रिएक्शन होगी मोस्टली एक ही स्टेप में होगी। एक और चीज़ अपन को ये ध्यान देनी है, अब यहाँ पे देखो एक स्टेप में होगी और बीच में ट्रांजिशन स्टेट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वही प्रोटॉन है ना, वही प्रोटॉन का फॉर्मेशन और ये यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये हमारा
एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होगा। किस में? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में, मतलब जो हाइड्रोजन डोनेट नहीं करते हैं उनकी प्रेजेंस में। तो ये कैसे होगा, ये देखो। तो यहाँ पे देखो, जैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसमें जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH, तो ये डायरेक्टली क्या होंगे, ये तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ना तो नए बॉन्ड बनेंगे ना पुराने बॉन्ड टूटेंगे। और ये जो Br है यहाँ पे भी इस कंडीशन में नहीं निकला है। लेकिन हम देखेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट में Br नहीं निकला है, लेकिन अगर जैसे अपन बात करें तो इस कंडीशन में कार्बन क्या है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। इसमें तो कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये अनस्टेबल है, तो फिर ये क्या है, ये टूट जाएगा, है ना। ये टूट जाएगा, टूट के बाहर निकल जाएगा। और टूट के सॉरी, हाइड्रोजन है जो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ से ये वाला तोड़ देगा। ये इसे एक और बार समझो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ये तोड़ देगा। तो कार्बन पे क्या होगा, कार्बन पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ गया। अब फिर दूसरी बार जैसे K+ है, तो K+ की प्रेजेंस में अब Br क्या है, मतलब देन Br निकलेगा। तो इसमें सेकेंड टाइम पे क्या है, Br निकलेगा। तो जैसे फर्स्ट इसमें क्या है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। Br भी फर्स्ट तो क्या है, OH है ना, उसमें Br पहले निकल रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा था, देन ये अपना बॉन्ड जुड़ रहा था। लेकिन इसमें ये और ये दोनों बॉन्ड ये एक साथ क्या हो रहे हैं, मतलब ये कमज़ोर पड़ रहा है और ये निकल रहा है। एक मिनट।